साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल्य श्री नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, जय भीम। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर। बड़ा तहे दिल से शुक्रिया। हमारी सब्सक्रिप्शन धीरे धीरे मगर हर रोज बढ़ रही है। मगर एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रही वो ये है कि मूल निवासी बहुजनों की जनसंख्या तो 90 से 95% है। यानी अगर 150 करोड़ आबादी है तो उसका 90 से 95% मूल निवासी बहुजन है। तो फिर ये सब्सक्रिप्शन में इतनी कंजूसी क्यों करता है? क्या ये फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा को पसंद नहीं करता? क्या ये सच में मनुवादी है, सच में ब्राह्मणवादी है? तो एक बार फिर आपसे निवेदन है, अगर आप फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा का एहतराम करते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ऑल का बटन दबाएं, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट्स हमें प्रेरित भी करते हैं और दिशा निर्देशित भी करते हैं। आते हैं मुद्दे की बात पे। साथियों, कुछ यूथ पिछले 2-3 दिन से फ़ोन करके ये पूछ रहा है कि वैदिक काल के बाद जो काउंटर रेवोल्यूशन बुद्ध ने किया तो उस वक्त क्या ब्राह्मणों की यही स्थिति थी जो आज के भारत में है या कुछ अलग थी? सवाल टेढ़ा है तो जवाब भी कुछ टेढ़ा सा ही होगा। उम्मीद है आप बर्दाश्त कर पाएंगे। जितने भी लिटरेचर अभी तक अवेलेबल है और जितना भी उस पर रिसर्च हुई है, उसके बाद जो ब्रिटिश पीपल या उनके साथ के रहने वाले कुछ मुगल एरा के लोग, उनकी जो रिसर्चेज हैं वो तो यही कहती हैं कि बुद्ध काल से पहले वैदिक काल था। यहां तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी एक किताब है, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन। अगर हम उसे स्टडी करें तो उसमें भी यही है कि बुद्ध काल से पहले वैदिक काल था। मगर साथियों, जो हाल ही में रिसर्चेज हुई हैं बाबा साहब के जाने के बाद, खास करके जो बहुत ज़्यादा डीप रिसर्चेज हुई हैं, आर्कियोलॉजिकल और लिंग्विस्टिक बेस पे जो रिसर्चेज हुई हैं, उनसे ये बात बिल्कुल वाजे तौर पर क्लियर हो गई है। और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की अगर एक स्टेटमेंट को मैं कोट करना चाहूं तो हाल ही में उन्होंने कहा है, वैदिक या उत्तर वैदिक सभ्यता जैसी कोई भी भौतिक सभ्यता भारत में कभी नहीं थी। बिल्कुल सही। आइए थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कहा यह जाता है कि बुद्ध से पहले या बुद्ध काल से पहले यहां पर वैदिक काल था, यानी वेदों का काल था। और फिर यह भी कहा जाता है कि वेद किसने लिखे हमें पता नहीं है। कुल मिला के यह भी संशय बताया जाता है कि ब्राह्मणों ने वेद लिखे। अगर हम वेदों की भाषा पे आ जाएं तो सारे के सारे वेद, सिर्फ वेद ही नहीं, पुराण, स्मृति, श्रुति, रामायण, महाभारत, महाकाव्य जितने भी हैं, ये सब के सब हाइब्रिड संस्कृत में लिखे गए हैं। हाइब्रिड संस्कृत का मतलब है भारत की संस्कृत और ईरान की भाषा का जो मिक्सचर, उसे हाइब्रिड संस्कृत कहा गया है। हालांकि ये वर्ड भी मिसनोमर है, क्योंकि बुद्ध की जो धम्म लिपि है उसका संस्कारित जो रूप है उसको संस्कृत कहा जाता है। और जब वो ईरान के साथ मिक्सचर करके संस्कृत बनेगी तो वो धम्म हाइब्रिड बनेगी या हाइब्रिड धम्म बनेगी, हाइब्रिड संस्कृत नहीं बनेगी। चलिए, जो भी उसका नाम इन्होंने दिया हम उसी पे चलते हैं। तो ये जो हाइब्रिड संस्कृत है, इसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा महज 1200 साल पहले, इससे पीछे की नहीं है। और अगर इसको हम थोड़ा डेवलपमेंट एरा में भी ले लें कि ये धीरे धीरे डेवलप हुई, फिर इस स्टेज तक पहुंची, तो ज्यादा से ज्यादा 18 या 1850 साल पहले तक इसके कुछ निशान हम ढूंढ सकते हैं। उसके पीछे कहीं भी कोई संस्कृत में शिलालेख या कोई स्क्रिप्चर हमें नहीं मिलता। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो रिसेंटली लिखे गए। यूनेस्को की वेबसाइट पे अगर आप जाएं, वहां पर अगर आप देखें तो जो स्क्रिप्चर इंडिया की तरफ से सबसे पुराने सौंपे गए हैं, जिसमें ऋग्वेद का जिक्र आता है, ताड़पत्र पे भी है, कागज पे भी है, वो 1464 ईस्वी के लिखे गए, यानी 550-600 साल के अंदर अंदर के हैं। उसके बाद के ही पुराण है, उसके बाद की स्मृति, श्रुति, बाकी रामायण, महाभारत, गीता, सारी चीजें उसकी बात की।
ये बात यहां से भी कंफर्म की जाती है कि जब हम पुराणों को पढ़ते हैं तो पुराणों में लेटेस्ट बहुत सारी चीजें जैसे भविष्य पुराण नाम का 11वां पुराण जो है, उसमें अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे उसमें रानी विक्टोरिया का जिक्र है, मुगल काल का जिक्र है, बहुत सी लेटेस्ट चीजों का जिक्र है। इवन चाणक्य का जन्म जो है वो अभी लिटरेचर में 250-300 साल पहले मुद्रा राक्षस जो एक महाकाव्य है उसमें हुआ, जबकि चाणक्य नाम का कोई कैरेक्टर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था ही नहीं। तो यहां से यह पता चलता है कि जितना भी लिटरेचर लिखा गया है या डेवलप हुआ है वो रिसेंटली है। लैंग्वेज बेस पे ये पता चल रहा है कि 1800-1850 साल से पीछे कहीं भी हाइब्रिड संस्कृत जो ये कहते हैं उसका कोई नामो निशाना में नहीं मिलता है। और रिटर्न में मैंने आपको बता ही दिया 1464 ऑनवर्ड्स ये जो वर्ण और जाति व्यवस्था है और ये जो मनुस्मृति की बातें हैं, इनका जिक्र 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी की किताब जो है अल-बरूनी का भारत, उसमें थोड़ा थोड़ा उसका जिक्र मिलता है। यानी मौखिक तौर पे जनरेशन टू जनरेशन ये बात चल रही थी। तो एक तो ये सबूत आपके सामने मैंने रख दिया कि लिंग्विस्टिक बेस पे ये बिल्कुल रीसेंट है। वैदिक काल कोई काल था ही नहीं, ये सिर्फ कागजों में, रिटर्न में, किताबों में इन ब्राह्मणों ने मनगढ़ंत तरीके से लिखकर उसे आगे फॉरवर्ड किया। इसके आधार में अगर आप जाएंगे तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर और लिटरेचर आपको मिलेगा जिसका ब्राह्मणीकरण किया गया है। जैसे रामायण और महाभारत की कहानियां अगर आप देखें तो बुद्ध जातक कथाओं से ली गई हैं, वैसे ही ऋग्वेद में कुछ चीजें हैं जो बुद्ध की कथाओं से मेल खाती हैं। पुराणों में बहुत सी चीजें हैं, स्मृति श्रुति जो भी है, इनमें बहुत सी चीजें हैं जो बुद्ध के लिटरेचर से मेल खाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनका ब्राह्मणीकरण किया गया है और वर्ण और जातियों को प्रस्थापित करने के लिए उनकी मॉडिफिकेशन की गई है। तो ये था एक पुख्ता सबूत। अब दूसरे सबूत पे आ जाते हैं। पूरे भारत में खुदाई हो रही है और ये खुदाई अंग्रेजों के टाइम से चल रही है। खास करके सर कनिंघम को अगर आप याद करें, मोहनजोदड़ो हड़प्पा भी उन्होंने ही ढूंढा था, नालंदा भी उन्होंने ही ढूंढी थी, गया भी उन्होंने ही ढूंढी थी। पूरे भारत में तब से लेकर अब तक जितनी खुदाई हुई है, जमीन के नीचे से निकला है तो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध, इसके अलावा कोई नहीं निकला। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, लक्ष्मण, सीता, गौरी, गणपति, हिंदू देवी देवताओं का कुछ भी जमीन में से नहीं निकला है। और जो कुछ थोड़ा बहुत निकला भी है तो वो रीसेंट है, बहुत रीसेंट है। और स्वामी विवेकानंद की अगर आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं हिंदुओं के, वो सब बुद्ध विहारों को तोड़कर या बुद्ध विहारों पर बनाए गए। अभी अयोध्या की बात चल रही थी पीछे हाल ही में, तो अयोध्या की खुदाई में भी बुद्ध ही निकले, केदारनाथ में भी बुद्ध ही हैं। जहां जहां खुदाई हो रही है, आप इंडिया को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इवन मिडल ईस्ट में, इवन यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज में, आयरलैंड में खुदाई में बुद्ध निकले। पूरे विश्व में बुद्ध फैले हुए थे। और ये जो तथागत बुद्ध हैं, जिनका असली नाम सुकीति था, या हम गौतम बुद्ध भी उनको कहते हैं, ये बुद्ध सीरीज में 28 और लास्ट थे, 28वें थे। यानी इनसे पहले 27 बुद्ध हो चुके थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति में जो छोटे छोटे स्क्रिप्चर और छोटे छोटे आइकन्स मिले हैं और चित्र मिले हैं, उनमें चीवर डाले हुए लोग मिले हैं, पीपल का वृक्ष मिला है, और भी बहुत सी ऐसी चीजें मिली हैं जिनसे यह साबित होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति भी बौद्ध में संस्कृति थी, जो उस समय की सबसे विकसित नागरिक संस्कृति थी। यानी शहर थे, गांव नहीं थे। अंडरग्राउंड पानी था, अंडरग्राउंड सीवरेज था, अंडरग्राउंड पानी और सीवरेज के सिस्टम थे। फिर वो बड़े बाथ, जो पब्लिक बाथ जैसे स्विमिंग पूल टाइप थे, वो भी थे। तो ये सारी चीजें वहां से मिली हैं। इसके बाद आज भी जो खुदाई हो रही है, फिर अजंता अलोरा, एक शिकारी थे ब्रिटिशर, वहां पे शिकार करने गए, उन्होंने एक गुफा देखी, फिर अपनी टीम बुलाई, फिर सर्च किया। उस पूरे एरिया में बुद्धों की अनगिनत गुफाएं। आपने विश्वकर्मा का नाम सुना होगा, बहुत से लोग विश्वकर्मा बिरादरी कहते हैं। विश्वकर्मा भी बुद्ध को ही दिया गया नाम है। विश्वकर्मा नाम की गुफा भी मिली है बुद्ध के अंदर, बुद्ध है। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, लिंग्विस्टिक और हिस्टोरिकल सारे एविडेंस
इन चीजों को प्रूव कर रहे हैं कि भारत में बुद्ध यानी श्रमण संस्कृति ही थी, वैदिक काल कभी था ही नहीं। वैदिक काल में जो बातें बताई जाती हैं, झोंपड़ियां और जिस तरह की गांव की जिंदगी और जिस तरह की पुरानी जिंदगी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में तो बड़े बड़े नगर थे, शहर थे। ये कब हुआ कि वो शहर ध्वस्त हो गए और उनकी जगह गांव की इस तरह की रूरल सभ्यता विकसित हो गई? तो पूरा जब आप इस चीज को खंगालेंगे, जमीन की खुदाई की सारी चीजें, सारे सबूतों को देखेंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके, और लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स के, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी के उदाहरण को अगर आप देखेंगे, राजीव पटेल जी, वैदिक युग का घालमेल उनकी किताब है, और भी बहुत सारे हिस्टोरियंस और एक्सकेवेटर्स और लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट, उन सब की अगर आप डीप स्टडी उनकी रिसर्चेस की करेंगे तो यू वुड कम टू द कंक्लूजन कि वैदिक काल नाम का कोई काल भारत में कभी था ही नहीं, कभी पूरी धरती पे नहीं था, कभी एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र और जातियां ये भी नहीं थी, और बुद्ध के काल में तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये रिसेंट फिनोमेना है। इनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा, प्रैक्टिकल इनकी उम्र जो है 1000 साल पीछे तक मिलती है, 1200 साल पीछे तक मिलती है, उसके पीछे नहीं मिलती है। 788 एडी 788 ईस्वी में आदि शंकराचार्य या प्रसन्न बोध का जन्म हुआ। उसके बाद शैव मत की शुरुआत हुई। 11वीं शताब्दी में 1017 में रामानुजाचार्य का तमिलनाडु में जन्म हुआ। उसके बाद वैष्णव मत की शुरुआत हुई। 13वीं शताब्दी में शाक्त मत की शुरुआत हुई। शाक्त मतलब ये माताएं जो हैं, माता काली माता, फलानी माता, ये सारी माताएं जो हैं। तो 8वीं, 9वीं, 11वीं और 13वीं शताब्दी में ये 3 मत बने और 13 अखाड़े बने। उसके बाद सो कॉल्ड हिंदू धर्म की बात चली। इसीलिए इनको ये नहीं पता कि इनका धर्म क्या है। कभी ये वैदिक धर्म कहते हैं, कभी आर्य धर्म कहते हैं, कभी ब्राह्मण धर्म कहते हैं, कभी हिंदू धर्म कहते हैं, और आजकल तो ये बुद्ध के सनातन को अपना रहे हैं और सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। तो साथियों, इन सब सबूतों से ये साबित होता है कि वैदिक काल नाम का कोई काल कभी था ही नहीं। ये केवल मात्र कागजों पत्रों में लिखा गया और पिछले 1000, 1200-1500 साल पुराना षड्यंत्र चला आ रहा है विदेशी ब्राह्मणों के द्वारा, जो हम पर इसको थोप रहे हैं। और इसके बहाने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत, ये सब हम पे थोपी गई और इसको आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि मूल निवासी बहुजन ये सब जानने के बाद भी इस गंदगी के साथ जीना पसंद कर रहा है। बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे चलकर बुद्ध में भारत नहीं बनाना चाह रहा और बुद्धिज्म की तरफ नहीं आना चाह रहा। इसी वजह से हम और हमारे जो भाई मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन बने हैं आपस में एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, यूनिटी ऑफ विक्टिम्स नहीं कर पा रहे हैं और राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहे हैं और देश की शासनकर्ता जमात नहीं बन पा रहे हैं और बाबा साहब का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव चेंज ऑफ सिस्टम हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी और अब आप और सीरियसली इस बात के बारे में सोचेंगे और एक नई रणनीति के साथ बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा साथ सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। दीजिए इजाजत। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार साथियों। जय भीम साथियों।